हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, आज से मैं नया यूनिट आपका स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है दैट इज़ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपके JEE नीट CET के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। तो सबसे पहले इस यूनिट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है आप डिनोट करते हो फाई से। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो भी बेसिक फॉर्मूला है वो है दैट इज़ फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन एंड ए इज द एरिया। तो इसीलिए मैं इसको अगर डॉट प्रोडक्ट हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। और थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई एरिया कहता हूँ और उस एरिया के साथ, उस एरिया के वेक्टर के साथ बी ने कुछ तो भी एंगल बनाया है। ठीक है, तो उस बी का बी कॉस थीटा ये कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय एरिया का वेक्टर के मैग्नीट्यूड, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा उसको आप कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो रहता है वेबर। क्या रहता है? वेबर। वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और वेबर यानी क्या? तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एंड एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कहता हूँ? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, या इस मैग्नेटिक फील्ड को आप वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी क्या करते हो? यूनिट में लिखते हो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहता है? 1 वेबर का रहता है। अगर बी कितना है? दैट इज़ 1 टेस्ला, एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स कितना रहेगा? दैट इज़ 1 वेबर। ठीक है, इसके बाद में इस यूनिट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ का कहना क्या है? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, ये व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस देन EMF गेट इंड्यूस इनटू द कॉइल। ठीक है, क्या कहना है? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहे हैं किसके साथ? कॉइल के साथ, अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग नेचर के है तो उस केस में EMF क्या होता है? डेवलप होता है, इंड्यूस होता है। किसके बीच में? उस कॉइल के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे ये जो भी इंड्यूस EMF है ये कब तक रहेगा? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग चालू है तब तक वो इंड्यूस EMF रहेगा। तो इसीलिए इसका कहना था दैट इज व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स, whenever the magnetic flux link with the coil changes then EMF get induced into the coil। और ये जो भी EMF है ये कब तक रहता है? जब तक वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज
ये जो भी है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तब तक ये जो ईएमएफ है ये इंड्यूस होता है। उसके बाद में इसका सेकेंड लॉ था द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज directly proportional to the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux d phi by dt। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि लेंज ने यहाँ पे बताया था कि ये जो भी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन अगर रिमूव करते हो तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लेते हो। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस ईएमएफ इज अपोजिट टू इट्स बेसिक कॉज, ऐसे रहता है। चेंज इन फ्लक्स के वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, उस चेंज इन फ्लक्स को ही ये क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हो तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू डी फाई बाय क्या रहेगा, डी टी रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, लेंज ने बताया था दैट इज दिस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो भी फॉर्मूला है ये कब फॉर सिंगल टर्न कॉइल। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फॉर n टर्न कॉइल दैट इज E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाय डी टी आता है। ठीक है, अब देखो ये जो भी डी फाई बाई डी टी है इसको क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये जो भी चेंज इन फ्लक्स है ये कितना है। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, इसको कहते हो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मॉड में यही फॉर्मूला ऐसे होता है, मॉड ऑफ ई इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। क्या होता है, मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इंड्यूस करंट का फॉर्मूला डिराइव करना है तो कैसे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं फिर से n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो आपको मिलेगा E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, और ये मैग्नीट्यूड में ही ले रहा हूँ। लेकिन आपको पता है ओहम्स लॉ के अनुसार दैट इज by Ohm's law, that is E is equal to I into R। ठीक है, E is equal to I into R, तो इस E के जगह I into R लिखता हूँ। I into R is equal to d phi by dt। लेकिन करंट ये जो R है इधर भेजो तो आपको मिलेगा I is equal to 1 by R डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये एक फार्मूला मिल गया, किसका है, दैट इज इंड्यूस करंट का है। किसका है, इंड्यूस करंट का है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि इस I को चार्ज के टर्म में लिखो तो आपको पता है I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय आर डी फाई बाई डी टी। अगेन ये डी टी और डी टी कैंसिल करो तो आपको मिलेगा डी क्यू इज इक्वल टू डी फाई बाई डी फाई बाय आर, डी फाई बाय आर। तो ये डी क्यू क्या है, दैट इज चेंज इन चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या आएंगी, माइनस आएंगी। और यहाँ पे ये सिंगल टर्न के लिए है, मैं कहता हूँ फॉर n टर्न
ठीक है। और ये सब कैसे लिया है, मैग्नीट्यूड में लिया है, इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू एन डी फाई बाय आर, ठीक है। लेकिन ये कैसे लिया है, इन मैग्नीट्यूड है। अगर मैग्नीट्यूड में नहीं लेते हो तो यही आता है डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ये कब, अगर आप मैग्नीट्यूड में नहीं ले रहे हो, एक्चुअल साइन देख रहे हो, तो उस केस में आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आया। लेकिन ये कब निकालना है, अगर आपको चेंज इन चार्ज अगर चाहिए तो आप ये इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद में देखो, दैट इज, मैं ऐसे कह सकता हूँ ईएमएफ इंड्यूस इन मूविंग कंडक्टर। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस इन द मूविंग कंडक्टर मैं कहता हूँ तो देखो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस इन मूविंग कंडक्टर, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस इन मूविंग कंडक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो कंसीडर करो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, तो आपसे दूर जा रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने क्या किया है कि आपने रखा है एक कंडक्टर, और ये कंडक्टर क्या कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो। ये कंडक्टर इसको मूव कर रहे हो विथ वेलोसिटी v, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, इस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका जो फॉर्मूला है वो रहता है E इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। E इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। तो B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और V क्या है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। एक्चुअल में ये फार्मूला रहता है बी एल वी साइन थीटा, लेकिन अगर ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे साइन थीटा दैट इज साइन 91 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है बी एल वी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है अगर ये चाहिए तो आप लिखोगे I इक्वल्स टू ई अपॉन आर, ठीक है। तो इसीलिए आपको मिल जाएगा बी एल वी अपॉन आर। तो ये रहेगा दैट इज इंड्यूस करंट व्हेन द कंडक्टर इज मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद द वेलोसिटी v। और यहाँ पे जो भी है ये कैसे है, तो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे साइन 90 आया है। अगर वहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, अगर थोड़ा सा अलग एंगल बनाता है तो यहाँ पे साइन थीटा आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में ये मूव करते हो तब का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कंसीडर करो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डेरिवेशन आपने देखे हैं रेगुलर के बैच में, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर करो
ये एक रॉड है, ठीक है, ये पॉइंट इसका फिक्स है और ये रॉड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस केस में इस रॉड के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला दैट इज 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एल इज द दैट इज लेंथ ऑफ रॉड एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों अलग है, ठीक है। ये अगर मूव करते हो विद वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होता है BLV। अगर रॉड को रोटेट कर रहे हो विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। ये रहेगा फॉर्मूला किसका, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस इनटू द रॉड। क्या रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस इनटू द रॉड कितना रहेगा, दैट इज E इज इक्वल टू 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। ये अगर मैं ऐसे कहता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, तो यहाँ पे आएगा E इज इक्वल टू 1/2 BL स्क्वायर इंटू 2πf। अगेन 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलता है पाई BL स्क्वायर f, या उसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज f इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो पाई BL स्क्वायर बाई टी यानी क्या, टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन। तो यहाँ से भी आप ईएमएफ इंड्यूस फाइंड कर सकते हो। तो पाई BL स्क्वायर बाई टी या पाई BL स्क्वायर f, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B, लेंथ ऑफ कंडक्टर L, F इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ से आप ईएमएफ इंड्यूस इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मूव कर रहा है ऊपर वाला और ये क्या कर रहा है, दैट इज रोटेटिंग, ठीक है, और ये क्या है, दैट इज मूविंग, ठीक है। ये मूविंग विथ वेलोसिटी v है, ये रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। दोनों में डिफरेंस है, ये मूव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये रोटेटिंग है रॉड, ठीक है। ये समझ में आया, यानी ये कैसे ऐसे जाएगा, एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, यानी ये रहेंगी उसकी पोजीशन, ठीक है। लेकिन ये जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तब तक ही ये पॉसिबल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कर देते हो तो वहाँ पे ये जो भी ईएमएफ इंड्यूस है ये ईएमएफ इंड्यूस नहीं रहेगा। और यहाँ से आप फिर करंट भी निकाल सकते हो I/R, यहाँ से भी इजीली, कैसे, दैट इज़ E/R। तो E इतना आया है, उसको डिवाइड करो रेजिस्टेंस की वैल्यू से, आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रोटेटिंग कंडक्टर। ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, या कोएफिशिएंट, इधर ले रहा हूँ मैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब कंसीडर करो कि ये एक कॉइल है और इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा हूँ I, ठीक है। अगर ये करंट चेंजिंग है तो ये इसके सराउंडिंग रीजन में फ्लक्स क्रिएट होंगे, वो फ्लक्स कैसे रहेंगे, वो भी चेंजिंग रहेंगे। तो इस केस में ये जो भी फ्लक्स है जो कॉइल के साथ लिंक हो रहे हैं,
ये रहते हैं फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। और अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करते हो तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, वेयर एल क्या है, इसको ही कहते हो आप सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हो, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये जो भी फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है, दैट इज फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल डिवाइड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। इसका जो रेशियो रहता है उसको आप क्या कहते हो, सेल्फ इंडक्टेंस। इसका जो यूनिट है वो है हेनरी या वेबर पर एम्पियर, क्योंकि फ्लक्स का वेबर और करंट का एम्पियर, तो हेनरी या वेबर पर एम्पियर ये है सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो भी कॉइल्स है, ये जो भी कॉइल्स है, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस तो L से डिनोट किया है। ठीक है, इसका रेशियो क्या है, दैट इज फ्लक्स चेंजिंग पर यूनिट करंट। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब रहेगा, जब वहाँ पे फ्लक्स कितने लिंक हो रहे हैं 1 वेबर के, और करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, तो उसमें जो भी सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा उस कॉइल का वो रहेगा 1 हेनरी का। ठीक है, आपने देखा था कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, और सोलेनॉइड क्या रहता है, तो आपने देखा है अगर ये कंसीडर करो कोर है, और इस कोर के ऊपर मैं क्या कहता हूँ, वाइंडिंग वाउंड करता हूँ। ठीक है, लेकिन वाइंडिंग किस टाइप की है, तो देखो इस टाइप की मैंने क्या किया है, वाइंडिंग को वाउंड किया है। ठीक है, और इस वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा हूँ I। ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज N, दैट इज टोटल नंबर्स ऑफ टर्न। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए क्या है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे इस सोलेनॉइड की लेंथ है L, तो इस केस में सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है, दैट इज म्यू ज़ीरो N स्क्वायर A अपॉन L। ठीक है, ये था, दैट इज़ वेयर म्यू ज़ीरो इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, या इसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस n का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ n इज़, या मैं स्मॉल n का लिखता हूँ, दैट इज़ स्मॉल n का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रहता है। ठीक है, तो n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल N की जगह स्मॉल n इंटू L, तो यहाँ पे रखता हूँ तो आपको मिलता है L इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो स्मॉल n स्क्वायर L स्क्वायर A अपॉन L। अगेन एक L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलता है म्यू ज़ीरो N स्क्वायर L इंटू A। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो स्मॉल n लिखा है ये है नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का। अब देखो, अगर मैं दो कॉइल या दो सोलेनॉइड, इनको अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़ीरो है, ठीक है, तो उस केस में जो इंडक्टेंस रहता है वो इंडक्टेंस रहता है दैट इज़ दोनों की एडिशन। लेकिन वहाँ पे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो वो क्या है, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर इंट्रोड्यूस करता हूँ
तो वहाँ पे जो भी L इक्विवेलेंट है ये अलग अलग रह सकता है। ठीक है, तो देखो ये एक कॉइल लिया है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, ठीक है, और दूसरी कॉइल लेता हूँ, इसका सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज L2। ठीक है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है I। अब देखो यहाँ पे इनके बीच का जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है M इक्वल्स टू 0 है, तो इस केस में L इक्विवेलेंट कैसे कनेक्ट किए हैं, इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, लेकिन अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है। देखो ये एक कॉइल जिसका इंडक्टेंस L1, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी कॉइल ले रहा हूँ जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, लेकिन यहाँ पे M इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अभी भी ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में ही है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 नहीं है। तो इस केस में L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 तो रहेगा ही, L1 प्लस L2 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे होता है प्लस माइनस ट्वाइस M। क्या होता है, प्लस माइनस ट्वाइस M। अब यहाँ पे प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, अगर दोनों की वाइंडिंग सिमिलर वे में है तो यहाँ पे साइन रहती है प्लस। अगर दोनों की वाइंडिंग यानी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, उस केस में यहाँ पे लेना है माइनस। समझ में आया। अगर वाइंडिंग इस तरह है देखो, ठीक है, और दूसरे की वाइंडिंग ऐसे है, तो यहाँ पे देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो होगा, लेकिन इसमें देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, नेचर कैसे है, अपोजिट है। ये कैसे करंट फ्लो हो रहा है, या ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाइंडिंग में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये कैसे है, दोनों कनेक्शन कैसे अपोजिट है, लेकिन ये एक वाइंडिंग और दूसरी भी वाइंडिंग इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वाइंडिंग इस डायरेक्शन में है, दोनों वाइंडिंग सेम डायरेक्शन में है, जैसे कि देखो ये मैं ऐसे कहता हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे साइन आएंगी प्लस। और अगर मैं कहता हूँ देखो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो यहाँ पे साइन क्या आएंगी L1 L2, लेकिन यहाँ पे आएगा L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस M। और यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस वाइंडिंग में जो फ्लो हो रही है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग रहेंगी। इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो इस वाइंडिंग में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है, यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब देखो अगर यही इंडक्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है विथ M इक्वल्स टू 0, ठीक है, यह है L1, यह है L2 और यहाँ पे M इक्वल्स टू 0 है, तो इस केस में L इक्वेलेंट होता है L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2।
या सिंपल अगर 2 से ज़्यादा है तो उस केस में एल इक्वेलेंट का फॉर्मूला 1/L इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये जनरलाइज फार्मूला है और यहाँ से ही ये 2 के लिए ही है, ओनली फॉर 2। 3 के लिए ऐसे नहीं करना, L1 इंटू L2 इंटू L3 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 इंटू L3। ठीक है, ये नहीं करना है। तो ये तो था इंडक्टेंस के बारे में। उसके बाद में और एक कंसेप्ट था, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो फॉर्मूला था दैट इज 1/2 Li²। ठीक है, 1/2 Li², ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो बाकी का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।